नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम काव्यखंड के अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा अगला पद्य है केदारनाथ अग्रवाल जी का। सबसे पहले हम केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय देखते हैं। उसके बाद जो कविता है हमारी चंद्रगहना से लौटती बेर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं अग्रवाल जी का। ये हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल। जानिए इनका जीवन परिचय। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। 1911 आपको याद रखना है, कमासीन गांव बांदा जिला याद नहीं करना है। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। कहाँ पर हुई इनकी शिक्षा? इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा और सन 2000 में उनका देहांत हो गया। अब हम इनके कुछ देख लेते हैं रचनाएं किनकी रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी है। अधिकतर एग्जाम में इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। तो चलो आइए हम रचनाओं के बारे में यहाँ पे साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं। ये प्रगतिवादी कवि थे। आप सभी जानते होंगे कि छायावाद के बाद छायावादोत्तर या प्रगतिवादी युग कहा जाता है। तो प्रगतिवादी युग इनकी रचनाएं, ठीक है। अब रचनाओं का आप देख लेना। पहली रचना है नींद के बादल। नींद के बादल। नींद के बादल जो है वह 1947 में लिखी गई। फिर है दूसरी युग की गंगा। युग की गंगा। युग की गंगा है वह भी 1947 में। उसके पश्चात है तीसरी फूल नहीं रंग बोलते हैं। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। बोलते हैं, यह भी 1965। इसके पश्चात आगे की रचनाएं हैं लोक और अलोक। लोक और अलोक 1957। आग का आईना। आग का आईना 1970। उसके पश्चात है अपूर्वा। अपूर्वा 1984 और इसके ऊपर उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना पर? अपूर्वा पर, है ना। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, लोक और अलोक, आग का आईना और अपूर्वा। अपूर्वा पे उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इतने ही आपको सन याद करने हैं। इसके आगे आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल देती, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं बोल देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। समय समय पर। एक है समय समय पर। एक माझी न बजाओ वंशी। माझी न बजाओ वंशी। एक है वसंती हवा गुल मेहंदी। वसंती हवा गुल मेहंदी, ठीक है। इसके पश्चात है पंख और पतवार। एक ये इंपॉर्टेंट रचना है, आप याद रखना। पंख और पतवार तो ठीक है। हे मेरी तुम। हे मेरी तुम, ये रचना उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए लिखी थी 1981 में। हे मेरी तुम। उसके पश्चात है और मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्त स्थान,
रक्त स्नान, बोले बोल अबोल और जो शिलाएं तोड़ते हैं। ये भी रचना है, इनसे आज तक प्रश्न नहीं बना है। फिर से मैं एक बार सारी रचनाएं दोहरा देती हूँ। नींद के बादल 1947 में, युग की गंगा 1947, लोक और अलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, अपूर्वा 1984, साहित्य अकादमी पुरस्कार, समय समय पर, माझी न बजाओ वंशी, बसंती हवा, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम 1981, और मार प्यार की थापे, कहे केदार, खरी खरी, बम्बई का रक्त स्नान, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं। इसके अलावा उनको सोवियत भूमि पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये तो उनकी रचनाओं का परिचय था जो आपको मैंने दिया। देखो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। नींद के बादल, है ना, युग की गंगा 1947 में दोनों, फूल नहीं रंग बोलते 1957 में, आग का आईना 1970 में, पंख और पतवार, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी 1983 में है और मार प्यार की थापे 1981 में है। यह उनकी प्रमुख काव्य कृतियां है। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पे उनको मिला? अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अधिकतर ये धाराओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कवि कौन सी धारा से, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि केदारनाथ अग्रवाल कौन सी धारा के कवि थे? प्रगतिवादी धारा के कवि थे। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। ये लाइन ध्यान रखने कि उनकी कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या था? प्रकृति सौंदर्य और कविताओं का जन सामान्य का संघर्ष। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप प्रयुक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अनन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह तो था उनका परिचय। अब हम हमारा कविता का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हमारी जो कविता है वह है चंद्र गहना से लौटती बेर। यह प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। चंद्र गहना किसका नाम है? किसी प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। यानी कुल मिलाकर जब लेखक है वो चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा था और बीच में उसने सारे खेत खलियान देखे और जो प्राकृतिक परिवेश देखा, उसने अपनी कुछ पंक्तियों में उसको उकेरा है। देखिए, आइए हम बढ़ते हैं हमारी कविता की तरफ। चंद्र गहना से लौटती बेर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब में, यानी चंद्र गहना को मैं देख आया हूँ, नामक स्थान से देख आया हूँ, वहां से अब लौट रहा हूँ। देखता हूँ दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना। यानी अब वो कैसा दृश्य देख रहा है कि मेड़ पर है वह एक है, यानी मेड़ अपन खेत का जो मेड़ बना हुआ होता है उसको कहते हैं। तो उसी का यहाँ वर्णन कवि कह रहे हैं कि बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुराठे शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। देखो कितने का अपन अर्थ देख लेते हैं, सज कर खड़ा है तक, कि वह ग्रामीण परिवेश का यहाँ चित्रण कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान से लौट कर आ रहा हूँ। अब मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ, है ना, अकेला बैठा हूँ। एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना, यानी कह रहे हैं कि अकेला बैठकर यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को जब मैं देख रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ? खेत पर एक चने का हरा ठिंगना छोटे कद का पौधा है
बांधे मुराठे शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यानी ये कह रहा है कि यहाँ खेत पर एक 42 तक के बराबर चने हरे का ठिंगना अर्थात छोटे कद का जो पौधा है, जो छोटे से सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी को क्या कर रहा है, बांधे खड़ा है। मुरेठा मतलब क्या होता है, ये शब्दों को ध्यान रखना। मुरेठा मतलब आपके होता है, एक मिनट, मुरेठा पगड़ी या जो साफा होता है वो, ठीक है। बांधे मुरेठा शीश पर, सिर पर छोटे गुलाबी फूल का मतलब छोटे से सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे रखा है, अर्थात चने के पौधे के ऊपर छोटा सा गुलाबी रंग का फूल खिल रहा है। जो चने के पौधे पर जो गुलाबी रंग का फूल खिल रहा है उसको यहाँ किससे उपमा दी है, साफे से उपमा दी गई है। मेड़ आप सभी जानते हैं, खेतों के विभाजक जो सीमा होती है उसको मेड़ कहते हैं। सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, और देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। देखो अब कह रहा है आगे कवि कि खेत के बीच में एक अलसी का पौधा है। अलसी को कैसी बताया, हटेली, है ना, हटेली बताया है। तो खेत के बीच में एक अलसी का पौधा है, वह हटेली नायिका की तरह खड़ा है। हटेली की नायिका कैसी हट करके सीना तान के खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार ये अलसी का पौधा है वह खड़ा है। उस देह की पतली कमर की है लचीली, यानी उसका शरीर पतला और कमर लचकदार है, अर्थात अलसी का पौधा पतला और लोचदार है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ा चढ़ा कर, यानी मानो उस नीले फूल को सिर पर चढ़ा चढ़ा कर कह रही है कि जो इस फूल का स्पर्श करे उसे मैं हृदय दान कर दूंगी। देखो आपको बताती हूँ, ये सारे पौधे दे रखे, चने का पौधा, सरसों का पौधा, अलसी का पौधा, और इसको दुल्हन वेश में यहाँ बता के रखा है। देखो ये, और ये वरमाला एक दूसरे को डाल रहे हैं, ऐसा चित्र है ना। ये ऊपर फूल खिले हुए हैं, ये सारा बताया गया है। इसको मानवीकरण अलंकार से इन्होंने आबद्ध कर दिया है। कर रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको, यहाँ वही कह रहे हैं कवि के आशय है कि अलसी का पौधा त्रिज गात्री नायिका के समान अलंकृत है, और जो स्पर्श करने के लिए उसे प्रेमी को आकृष्ट कर रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार है, आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पर कवि ने अलसी को क्या बताया है, नायिका बताया, अलहड़ नायिका, है ना। और इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अधिकतर पूरा जो पद्य है, कविता है, उसमें सब में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलो आगे देखें। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, यहाँ कवि कह रही है, सयानी मतलब युवा। कवि कहता है कि खेत में उगी हुई सरसों अब काफी बड़ी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यानी कवि आगे कह रहा है कि उस पर पीले फूल आ गए हैं, और सरसों पर युवती का आरोप करते हुए कवि कहता है कि सरसों अब समझदार युवती हो गई है, अब उसने विवाह के लिए अपने हाथ पीले कर लिए हैं और वह विवाह मंडप में आ गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन का मास फाग गाता हुआ आ गया है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। आगे कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या खेत में कोई स्वयंवर हो रहा है, और सरसों के खेतों की पीली आभा के रूप में प्रकृति का प्रेम से भरा हुआ अंचल हिल रहा है, मतलब पीली सरसों के खेत लहरा रहे हैं। अब ये पूरा जो कविता था वह कैसा है, सरसों की, सरसों अब सयानी हो गई है, यानी बड़ी हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर लेने चाहिए, यानी वो समझदार हो गई है, वह मंडप में शादी करने के लिए आ गई है, और ऐसा लग रहा है कि उसका स्वयंवर हो रहा है। कौन से मास में, फागुन मास में, और सारी जगह सरसों के पीले फूलों की आभा बिखेरे हुए हैं। आगे देखो, दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। आगे क्या कह रहे हैं, और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही उसमें लहरिया, यानी दूर व्यापारिक नगर में। आगे कवि कह रहे हैं कि व्यापारिक नगर से दूर इस गांव के खेतों में प्रेम भाव की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है, और पैरों के तले एक पोखर, और यहाँ प्रेम भाव का व्यवहार अधिक दिखाई देता है।
ये उस खेत या गांव में पैरों तले अर्थात नीचे एक पोखर, पोखर मतलब तालाब है, जिसमें उठ रही इसमें लहरिया, उसमें जल की छोटी छोटी लहरें क्या कर रही है, उठ रही है। किसमें, पोखर में, तालाब में। नील तल में जो उगी, यानी कुल मिला के यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि उस पोखर में नीचे तल में जो घास उगी हुई है वो भूरी है और छोटी छोटी लहरों के साथ वह हिल डुल रही है। इस प्रकार कवि यहाँ प्राकृतिक परिवेश का वर्णन कर रहा है। यहाँ क्या, चने को तो ये पूछा जा सकता है कि चने को यहाँ किसकी उपमा दी गई है, तो चने को दूल्हे की उपमा दी गई है। सरसों को किसकी उपमा दी गई है, तो सरसों को दुल्हन की उपमा दी गई है। और अलसी को किसकी उपमा दी गई है, तो अलसी है वह नायिका, अल्हड़ नायिका की उपमा दी गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़े अपन। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यानी यहाँ चमचमा का मतलब चकाचौंध करना होता है। मीन आप सभी जानते हैं, मछली को मीन कहते हैं, है ना। इतना कठिन शब्द नहीं है इसलिए मैं आपको शब्द नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल लोक भाषा है इसमें। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले एक पोखर है, ये हो गया था। उठ रही उसमें लहरिया, नील तल में जो उगी है घास भूरी लहरा वह भी लहरिया, यहाँ तक हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, कवि कह रहे हैं कि गांव के पास पोखर आदि प्राकृतिक दृश्य में बगुला आदि पक्षियों को देखकर कहते हैं कि गांव के नीचे एक बड़ा पोखर है, उस किनारे पर चांदी का सा एक बड़ा गोल खंबा है। आंख को है चमकाता, जो कि देखने पर आंखों को चकाचौंध करता है कई पत्थर किनारे, उस पोखर के किनारे, तालाब के किनारे कई पत्थर दीवार की तरह खड़े हैं। पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और जो पोखर का पानी चुपचाप पी रहे हैं, लगातार पी रहे हैं, न जाने उनकी प्यास कब शांत होगी। किसकी, उन पत्थरों की। ध्यान निंद्रा त्यागता, है ना। यानी ये कवि गुरु मिला के ये कह रहा है कि पोखर पर पत्थर की दीवार जल में डूबी हुई और निरंतर जलमग्न रहने से भी पत्थर मानो लगातार ऐसा ही महसूस हो रहा है कि पानी पी रहे हैं, फिर भी उनकी प्यास नहीं बूझ रही है। और उस पोखर में एक बगुला है, वह अपनी टांग पानी में डुबाए चुपचाप खड़ा है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, और ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये बगुला एक ही टांग है, एक टांग ऊंची है, देखो ये, है ना। तो ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबा कर चोच में नीचे गले में डालता है एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया। ठीक है, अपन यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसके अर्थ को। एक टांग में डुबाए चुपचाप खड़ा है, वह चंचल मछली की चोंच में दबाकर उसके गले में डालता है अर्थात उसका आहार करता है। और वहीं पर एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों के झपाटे मारकर जल से भरे पोखर के मध्य भाग पर टूट पड़ती है। एक उजली चतुर मछली चोंच पीली के दबाकर उड़ती है गगन में। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि पंखों के झपाटे मारकर जल के भरे पोखर के मध्य भाग पर जब वह टूट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि शीघ्रता से झपटा मारकर वह आक्रमण कर रही हो। और वह छोटी मछली अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। मतलब यहाँ शिकारी का वर्णन किया गया है कि गांव के पोखर पर शिकारी पक्षी अपने आहार के रूप में मछलियों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो यहाँ किसका वर्णन है, चतुर चिड़िया का। चतुर चिड़िया कैसी है, काले माथे वाली है, उसके पंख कैसे हैं, श्वेत पंख है। वो क्या करती है, झपटा मारती है, किसको पकड़ने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए। मछली को किस में दबाती है, अपने चोंच पीली चोंच में दबाती है, और पीली चोंच में दबाकर कहाँ उड़ जाती है, गगन में उड़ जाती है। वही ध्यान रखना है, काले माथे वाली चतुर चिड़िया है, अपने श्वेत सफेद पंखों में झपटे मार फौरन टूट पड़ती है उस जल भरे जल के हृदय पर। और वहां पर एक मछली होती है, उजली मछली होती है, और उसको अपनी चोंच पीली चोंच में दबाकर गगन में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। ओ मतलब और से मतलब यहाँ, है ना। तो कवि आगे कहते हैं कि गांव के उस पोखर के पास से ही भूमि कुछ ऊंची है। अब उस पोखर से के पास में एक भूमि ऊंची प्रतीत हो रही है। उस भूमि पर क्या है, रेल की पटरी गई है अर्थात रेल लाइन बिछाई हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। अगर आगे कवि कह रहे हैं कि रेलगाड़ी के आने जाने का समय निश्चित नहीं है और मुझे भी कहीं नहीं जाना है।
इसलिए मैं यहाँ स्वतंत्र होकर प्राकृतिक सुषमा देख रहा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। इस स्थान के पास चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी एवं कुछ कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर तक फैली हुई है। बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और कवि आगे कह रहे हैं कि इस बंजर भूमि पर कांटेदार एवं कुरूप पेड़ है, वहां पर रीवा नामक कांटेदार पेड़ स्वतंत्र दिखाई देता है। रीवा मतलब है एक प्रकार का कांटेदार पेड़ को रीवा कहा गया है। तो बंजर भूमि पर कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं और वह रीवा नामक कांटेदार पेड़ स्वतंत्र रूप से दिखाई देते हैं। यानी कवि कहना चाहता है कि चित्रकूट के आसपास की पहाड़ियाँ कांटेदार झाड़ियाँ एवं पेड़ है और यहाँ का क्षेत्र क्या है, अनउपजाऊ है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। रस टिपकाता मतलब होता है मीठा से युक्त। सुग्गे, सुग्गे आप सभी जानते हैं तोते को कहा जाता है। वनस्थली जंगल को कहा जाता है, जो वन भाग जो होता है उसको। और जुगल जो जोड़ी होती है, जुगल जोड़ी मतलब युगल जोड़ी को कहा जाता है। चुप्पे चुप्पे मतलब चुपचाप। तो कवि कहता है कि चित्रकूट के समीप की पहाड़ियां पर जब तोते का मीठा मीठा रस टपकता है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, टे टे का स्वर सुनाई देता है, वह किसका होता है, तोते का, जो अतीव आनंद प्रदान करता है। इसी प्रकार जब वन भाग की हरियाली को चीरता हुआ वनस्पति का हृदय चीरता, आगे बढ़ते हैं अपन, उड़ता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो। फिर आगे कह रहे हैं कि उसी प्रकार जब वन भाग की हरियाली को चीरता हुआ सारस का टिरंटो टिरंटो स्वर उड़ता गिरता, अर्थात कभी मंद तो कभी प्रखर रूप से सुनाई देता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, तब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं उस मुक्त गगन में, स्वतंत्र गगन में सारस के साथ में भी उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग, यानी सारस के साथ में भी उड़ जाऊं, जहां जुगल जोड़ी रहती है। आगे कवि कहते हैं कि प्रत्येक खेत में कृषकों की जो युगल जोड़ी रहती है, हर एक खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके, अर्थात पति पत्नी खेतों में प्रसन्नता से काम करते रहते हैं तथा मधुर प्रेम भरी बातें भी करते रहते हैं। मैं उनकी सच्ची प्रेम भरी बातें चुपचाप सुनता रहूं और सारस की तरह टिरंटो टिरंटो करता हुआ मैं भी उनके साथ मुक्त गगन में उड़ जाऊं। यानी कवि ने कुल मिलाकर इसमें प्राकृतिक सुषमा का, उस खेत के आसपास का वर्णन किया है और उसमें जो पक्षी है और किस प्रकार वह अपनी आवाज़ निकालते हैं उसका उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। सारस का टिरंटो टिरंटो, सुग्गे तोते का टे टे टे, है ना। तो ये आपको याद रखना है किसका है। और जो जुगल जोड़ी यहाँ किसको कहा गया है कि खेतों में काम करने वाले जो दो पति पत्नी होते हैं उनको यहाँ पर जुगल जोड़ी कहा गया। इस प्रकार यह कविता समाप्त होती है। अब देखो हम शब्दार्थ एक बार देख लिए, फिर भी अगर ये देहात का दृश्य इसी के समान जैसे अपन संभावी कविता ढूंढते हैं, तो ये एक तरह की इसकी संभावी कविता है, समान भाव वाली कविता है। बीते के बराबर देखो, छोटा सा एक बालिश जो एक वयस्क का हाथ के अंगूठे से छोटी अंगुली तक की लंबाई का एक नाप, जिसको कहते हैं बीते के बराबर। ठिंगना मतलब नाटा है छोटा, मुरेठा मतलब पगड़ी, मैंने आपको बताई था, साफा, हटेली, जिद्दी, फाग, होली के आसपास गाए जाने वाला लोकगीत और पोखर छोटा तालाब। इस पूरी कविता में आपको दो चार चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ एग्जाम के रूप में कि मुरेठा ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मुरेठा यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है साफे के लिए। इस शब्द में कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार इसका प्रयुक्त हुआ है। इसमें चने को दूल्हा बताया है, सरसों को दुल्हन बताया गया है और अलसी को अल्हड़ नायिका कहा गया है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और दूसरा आपको यही ध्यान रखना है कि किस प्रकार कवि ने, रीवा मतलब एक कांटेदार पेड़ है, किस प्रकार कवि एक गांव के पास से गुजर रहा होता है, गांव का नाम चंद्रगेना है, और एक खेत की मेड़ पर वह बैठ जाता है और बैठकर वो उस गांव के परिदृश्य को देखता है। जब खेत को देखता है, तालाब को देखता है, बहुत सारे पक्षियों को देखता है, तो उस सब का वर्णन यहाँ वह एक नायक नायिका के रूप में कर डालता है, जिससे और उस खेत में उगने वाले अनाज को भी वह नायक नायिका बना देता है। इस तरह से आपको इसमें ज्ञान रखना है। यहाँ पर आपका ये कविता समाप्त होती है। देखो आगे भी देखें, चमकना, चकाचौंध पैदा करना, चट मतलब तुरंत, झपाटे मारना, झपटना, चटुल, चतुर, चालाक, रीवा, रेवंजा, एक पेड़ जो कुछ कुछ बबूल के पेड़ से मिलता है, कांटेदार पेड़ बबूल का भी होता है,
जुगल मतलब युगल 2। मैंने आपको बताया था मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? देखो, प्रकृति या जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुणों का आरोप करके चेतन के समान उसकी चेष्टाओं का चित्रण मानवीकरण होता है। जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं या फिर जो फसल उगी है, जो पशु पक्षी है, उनका मनुष्य के ऊपर आरोप करके यहाँ वर्णन किया गया है, इसलिए इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। और यहाँ पर एक और भी चीज ध्यान रखिए, चित्रकूट को कैसी भूमि बताया है? तो चित्रकूट को देखो, बीच में एक चित्रकूट का आया था, आपने देखा होगा। चित्रकूट को कैसी भूमि बताया था? बांझ भूमि चित्रकूट को बताया है कि चित्रकूट के आसपास की जो जमीन थी वो बांझ थी, और जहाँ वो अनुपजाऊ थी, बांझ किसको कहते हैं? जो अनुपजाऊ होती है, और वहाँ के जो पेड़ थे वो कंटीले पेड़ थे। कुल मिला के इस कविता से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मैं ज़्यादा विस्तृत वर्णन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ साथ में आपको बताती जा रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये रीवा का, देखो ये रीवा का पेड़ है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं साथ साथ में आपको बताती जा रही हूँ। लंबा चौड़ा वर्णन करने से आप भटक सकते हैं अपने मूल जो कविता के अर्थ से, इसलिए मैं जो कविता का अर्थ है उसी के आसपास से गुजरती हूँ, अनावश्यक दूसरी बातें इसमें नहीं करती हूँ। आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।